तो शुरू करते हैं। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है? इसीलिए ज़रूरी है कि सभी के पास एक इक्वल पावर होना चाहिए। सभी कॉन्स्टिट्यूशन के पास कंट्री के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। तो फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करना यानी ऑल बिकम इक्वली ट्रीटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, सभी को इक्वल ट्रीटेड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर इक्वली नहीं किया जाता है तो वो एक प्रकार का फेडरल सिस्टम नहीं रहता है, फेडरलिज्म वहाँ पर फॉलो नहीं होता, वो यूनिटारिज्म को फॉलो करता है, यानी यूनिटारी गवर्नमेंट वो हो जाता है। और जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू द स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल टू द पावर ऑफ लोकल, इन तीनों गवर्नमेंट का पावर बराबर होना चाहिए, तभी ही फेडरलिज्म को ये क्या करता है, रिलेट करता है, नहीं तो नहीं करता है, नहीं तो ये यूनिटारी को चला जाता है। तो फेडरलिज्म को किस प्रकार से किया जाता है, फेडरलिज्म को किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है? 3 स्टेप्स के अंदर। वो 3 स्टेप्स क्या, कितने स्टेप्स के अंदर? 3 स्टेप्स के अंदर। सबसे पहला स्टेप्स क्या है? पहला लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बेसिस के ऊपर, दूसरा लैंग्वेज पॉलिसीज, जो हमारा लैंग्वेज पॉलिसीज होता है उनके बेसिस पर, तीसरा क्या है? तो बेसिकली सेंटर स्टेट रिलेशन होता है, जहां पर हम कोalition के बारे में भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं लिंग्विस्टिक से। तो मान लीजिए अभी आपने जाके देखा इंडिया मैप, कब का? 1947 का और 2017 का। इन दोनों में आपको आप जब कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे स्टेट्स जो थे वो क्या हो चुके हैं, वैनिश्ड हो चुके हैं, यानी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, उनका नामो निशान नहीं है। और कुछ नए स्टेट्स क्या हो चुके हैं सर? फॉर्म्ड हो चुके हैं विद देयर 3 थिंग्स, विद देयर न्यू एरियाज, विद देयर न्यू बाउंड्रीज, विद देयर न्यू नेम्स। क्लियर है? तो क्या होता है, बहुत सारे चीज़ों को, नए चीज़ों को बनाए जाते हैं यहाँ पर। तो स्टेट्स कुछ वैनिश्ड हो रहे हैं, कुछ नए बन रहे हैं विद द बेसिस ऑफ न्यू नेम्स, एरियाज एंड बाउंड्रीज। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब उसी के बाद लोग कुछ इस प्रकार से स्टेट्स के नाम कैसे रखते थे, यानी स्टेट्स के नाम वो वहाँ के लोगों के लैंग्वेज के बेसिस पर रखते हैं। मान लीजिए ये एक एरिया है और यहाँ पर करीबन 1000 लोग रहते हैं, पॉपुलेशन यहाँ पर 1000 है या 1000 से ज़्यादा है मान लीजिए, ठीक? क्लियर है? तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो सभी सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर? वो सभी सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं और सभी एक साथ से उसी एक लैंग्वेज से कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। तो क्या है, फॉर एग्जाम्पल उस लैंग्वेज को मैं पंजाबी मान लेता हूँ, उस लैंग्वेज को मैंने पंजाबी मान लिया, तो वो स्टेट्स का नाम क्या होगा? तो स्टेट्स का नाम क्या होगा? पंजाब होगा। तो इस प्रकार से नाम रखा गया। इस प्रकार से बहुत सारे स्टेट्स के नाम रखे, जैसे कि जहां पर बिहारी बोली जाती थी तो उसका नाम बिहार रख दिया गया, और कुछ जहां पर ओडिया भाषा बोला जाता था उसे उसका नाम ओडिशा रख दिया गया, जहां पर हरियाणवी बोली जाती थी उसका नाम हरियाणा रख दिया गया, जहां पर क्या बोला जाता था, जहां पर तमिल बोला जाता था, जहां पर लोग तमिल बोलते थे उसका नाम क्या रख दिया गया? तमिलनाडु रख दिया था। और नाडु का अर्थ सिंपली होता है लैंड। और जैसे कि आंध्र प्रदेश, जहां पर लोग आंध्र भाषा बोलते थे उसका नाम आंध्र प्रदेश रख दिया। प्रदेश यानी क्या होता है? वो भी लैंड के समान एक जगह होता है, प्रदेश उसका जगह। आंध्र लोग लेने वाले आंध्र प्रदेश, उड़िया बोलने वाले उड़ीसा, हरियाणी बोलने वाले हरियाणा, पंजाबी बोलने वाले पंजाब। तो उनके सेम लैंग्वेज को देखकर, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक सेम लैंग्वेज बोल रहा है और एक ही जगह पर रह रहा है और कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसी को उसी लैंग्वेज का नाम दे देते थे, पंजाबी पंजाब। बट तब क्या हुआ, एक लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्रिएशन होने लगा, यानी कुछ तो सबसे पहले स्टेट्स के नाम लैंग्वेज के बेसिस पर कर दिया गया, और कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जिनको उन्होंने लिंग्विस्टिक्स के बेसिस पर किया। लिंग्विस्टिक यानी कुछ 3 कैटेगरी के ऊपर फोकस किया जाता है, जैसे कि उनके कल्चर के बेसिस पर, यानी वहाँ पर रहने वाले लोग किस कल्चर को मानते हैं, किस गॉड्स को मानते हैं, उनका एथनिसिटी क्या है, वो किस कल्चर को, किस हेरिटेज को अपना लेते हैं,
किस चीज़ों को अपने बेसिस पर ले लेते हैं और अपने ज्योग्राफी से, यानी उस जगह का वो माउंटेन है या फिर प्लेन है या फिर प्लेट्यू है, उसके बेसिस पर भी। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले नागालैंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद क्या, झारखंड, झारखंड। तो मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल दिया है 3, 1 2 3। तो आपको पता होगा कि ये जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश का एक पार्ट था, उत्तर प्रदेश का पार्ट था, यूपी। और आपको पता था यूपी कुछ इस प्रकार से है, यानी यूपी का पार्ट कुछ इस प्रकार से है। अगर आप 2020 या 21 का मैप देखोगे तो यहाँ पर हमारा उत्तराखंड है और ये वाला एरिया हमारा यूपी है। बट पहले क्या था, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा ही एरिया उत्तर प्रदेश का था। तो इस वाले पार्ट को अलग क्यों किया गया? एक रीज़न है, वो रीज़न है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, यानी उसके भौगोलिक स्थिति को देखकर। देखिए यूपी हमारा एक प्लेन एरिया है, ये वाला पार्ट एक प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया में रहने वाले के कल्चर्स कुछ अलग होंगे। तो ये उत्तराखंड हमारा माउंटेनियस एरिया है और वहाँ पर रहने वाले लोगों का कल्चर अलग है, तो इसीलिए उसे अलग कर दिया गया। उसी प्रकार से बिहार, बिहार में से झारखंड को अलग किया गया, क्योंकि झारखंड एक पूरी तरह से इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग और एक अलग कल्चर को फॉलो करने वाला एरिया था, तो इसीलिए इसे भी बिहार से अलग कर दिया। परंतु दोनों का लैंग्वेज सेम था, ये भी, ये जो बिहारी बोलते थे और झारखंडी दोनों ही भोजपुरी लैंग्वेज बोलते थे, बट इनका जो कल्चर था झारखंड और बिहार का, ये अलग था और यहाँ पर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स भी अलग था। झारखंड जब बिहार से निकल आया तो बिहार को बहुत सारे क्राइसिस भी झेलने पड़े। अभी दूसरा पढ़ते हैं लैंग्वेज की बेसिस पर। एक बात तो है, बट लिंग्विस्टिक्स के कारण बहुत सारे लोग यूनाइटेड हो चुके हैं, लिंग्विस्टिक के कारण बहुत सारे लोग यूनाइटेड हो चुके हैं मेरे यार। यानी लिंग्विस्टिक्स के कारण क्या होता है, लोग एकता मानते हैं, यानी यूनाइटेड होते हैं बहुत, और जिसकी वजह से शासन यानी रूल्स और रेगुलेशन बहुत ही ईजी हो जाता है। तो लैंग्वेज के बेसिस पर, लैंग्वेज में आपने देखा होगा कि इंडिया में अभी तक, इंडिया में बताते हैं, अभी तक इंडिया में किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बताया गया है। क्या, क्यों नेशनल लैंग्वेज नहीं बताया गया है? आप सोच रहे होगी तो हिंदी क्या है? तो हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। क्योंकि विथ हिंदी, हिंदी के साथ साथ और भी 21 ऐसे लैंग्वेज है, यानी टोटल 22 लैंग्वेज को हमारे इंडिया में शेड्यूल्ड लैंग्वेज माना जाता है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज माना जाता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी परीक्षा दे रहे हो तो इन 22 लैंग्वेज में से आपको किसी भी वन लैंग्वेज को चुनना ही पड़ेगा, किसी भी वन लैंग्वेज को चुनना ही पड़ेगा। बीच में क्या हुआ था कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, यानी राष्ट्र नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए एक प्रोग्राम किया गया था, यानी हिंदी को बना दिया गया था एक नेशनल लैंग्वेज। क्या बना दिया गया था? नेशनल लैंग्वेज, यानी राष्ट्रभाषा बना दिया गया था। बट इसकी वजह से क्या हुआ, जो तमिल्स थे, जो तमिल के रहने वाले तमिलनाडु था, वो इसको अपोज किया था, वो यानी सदर्न तमिलनाडु विथ सदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, यानी जो हमारा साउथ इंडिया है वो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, यानी तमिलनाडु मेनली और साउथ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर एक कॉन्फ्लिक्ट किया था, यानी अपोज किया था, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं, अपोज किया था कि हमें हिंदी नहीं आती है तो आप हिंदी को किस प्रकार से नेशनल लैंग्वेज बना सकते हो। और उन्होंने कहा था कि आप इंग्लिश को क्या बना, 1900 कब, 1956 में आप क्या करो कि इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज बना दो, बट इंग्लिश को मात्र 0.04% बोलते हैं। तो 1956 कोई बताया नहीं गया अभी तक, ये क्लियर नहीं है, पर 1956 ऐसा कोई डेट ही नहीं है आपके बुक में, 1965 बताया गया है। उसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। तो इंग्लिश को मात्र, ये मिट गया शायद, तो इंग्लिश को मात्र 0.04% लोग बोल रहे थे,
तो तभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इनके अपोज करने पर ही इसे नेशनल लैंग्वेज बना दिया। बट हिंदी को तो 40% भारत ने बोल दिया, 40 से 44% तक लोग बोलते थे हिंदी को, पर इसे नहीं बना। जो मेजोरिटी है उसे ना बनाकर जो बहुत ही कम लोग बोलते हैं उसे बना दे। तो इन लोगों ने, जो हिंदी स्पीकिंग कंट्रीज थे, उन्होंने इस चीज को अपोज किया था, हम इंग्लिश नहीं समझ पाते। तो इसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन दोनों के बीच में इस चीज को अपोजिंग को देखकर एक सोचा कि श्रीलंका का आइडिया ले लिया। श्रीलंका में जिस प्रकार से लैंग्वेज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती थी उस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में शुरू हो जाए। इसीलिए एक डेट दिया गया है आपके एनसीईआरटी के अंदर, 1965 में इंग्लिश के यूज को बंद कर दिया गया, यानी स्टॉप कर दिया गया। और अभी तक इंडिया में कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है। बट आपने सुना होगा हमारे इंडिया में 3 बेसिकली लैंग्वेज को मेनली मान्यता दी जाती है। वो क्या क्या है बता देते हैं अभी। सबसे पहले इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर आपका स्टेट लैंग्वेज। आप मान लीजिए पंजाब में रहते हो तो पंजाबी, असम में रहते हो असमी, आंध्र में तो आंध्रा। आपके स्टेट लैंग्वेज, आपका स्टेट कौन सा लैंग्वेज बोल रहा है उसे, ये लैंग्वेज इन 3 लैंग्वेज के ऊपर देखना पड़ेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम देते समय आपको इस 22 शेड्यूल लैंग्वेज किसी एक एग्जाम में तो एग्जाम देना पड़ेगा, और वही आपकी बोली होनी चाहिए। क्लियर है। और हिंदी के अंदर भी बहुत सारे क्या आते हैं, लैंग्वेजेस आते हैं, ग्रुप, सब ग्रुप्स, जैसे कि बुंदेलखंडी, मगधी, राजस्थानी। ये क्लियर है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट और रिलेशन यानी सेंटर और स्टेट का दोनों का ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यानी इक्वली रिलेशन होना। इनका एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए जिसकी वजह से ये इक्वल रह सके, और दोनों ही अगर इक्वल पावर में रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अगर इक्वल दोनों रहेंगे तो कंट्री की डेवलपमेंट होगी, कंट्री की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। क्लियर है, कंट्री की डेवलपमेंट होगी। तो कभी कभी क्या होता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर देने से, अपना पावर शेयर करने से मना कर देता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं कहा जाता है, वो फेडरलिज्म को फॉलो करना नहीं कहा जाता। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये ले डाउन किया गया है कि बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, यानी हर किसी गवर्नमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, पावर को शेयर करना होना चाहिए। तो यहीं पर एक और नया टॉपिक आपका आता है, 1990s के बाद क्या आता है, कोआलिशन एरा। कोआलिशन एरा क्या है बताते हैं अभी। मान लीजिए पार्टी ए है, यानी पार्टी ए है, 50% था वोट। इसमें क्या होता, अगर 50% वोट ए को मिलता तो वो मेजोरिटी होता, बट उसे मिला 48। तो उसने सोचा कि वो कुछ और पार्टी के साथ, मान लीजिए वो बी, सी और डी पार्टी के साथ मिलकर एक फॉर्म करेगा अलियंस, अलियंस होता है जहां पर एक पार्टी ना जीतकर उस दो या दो से अधिक पार्टी, जहां पर कोई भी एक पार्टी ना जीतकर 2 या 2 से ज्यादा पार्टी मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, वही ग्रुप होता है अलियंस। यानी 2 और मोर पार्टी फॉर्म अ ग्रुप इज नोन एज अलियंस। तो यही अलियंस जब जाकर कॉन्टेस्ट करता है, क्या कॉन्टेस्ट करता है, इलेक्शन। जब कॉन्टेस्ट करता है इलेक्शन, जब ये कॉन्टेस्ट करके इलेक्शन में जीतता है, यानी मेजोरिटी पाता है, तो वो क्या फॉर्म करेगा सर, वो फॉर्म करेगा सर कोalition गवर्नमेंट। यानी जो गवर्नमेंट फॉर्म होता है वो कोalition कहा जाता है, और जो ग्रुप फॉर्म किया जाता है उसे अलियंस कहा जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक भी आज खत्म कर देते हैं। यही बात थी। अलियंस सिंपली क्या होता है, यानी पार्टीज का ग्रुप होता है। अलियंस पार्टियों का ग्रुप होता है। हमारे इंडिया में 2 बड़े ग्रुप हैं, एक तो है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक, क्या है सर, नेशनल डेमोक्रेटिक अलियंस, और एक है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलियंस। और इसके सारे मालिक है BJP यानी कांग्रेस पार्टी, जिसे हम सिंपली कहते हैं। क्लियर है। बीजेपी यानी भारतीय जनता
पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। क्लियर है? मजा आ रहा है? तो यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो थैंक यू ऑल एंड सब्सक्राइब द चैनल।